डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलास्टिक क्लूजन एंड इनइलास्टिक क्लूजन और क्लूजन की दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो एंटी टेस्ट से रिलेटेड है कि इसमें से एमसीक्यूज जो है वो कितनी तरह के आ सकते हैं। तो इसमें डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन जो होती है वो एंटी टेस्ट का पार्ट नहीं होती। हाँ, ये कि उसके बीच में जो फार्मूले होते हैं उसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके जो स्पेशल केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अलावा जो है वो इसमें जो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, जो ज़्यादातर चांस होता है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, कि वो किस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लूजन क्या है। क्लूजन जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी या कोलाइड करेंगी तो याद रखें कि उनके बीच में फिज़िकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। नो फिज़िकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड, वो लाजमी नहीं है कि वो बॉडीज़ फिज़िकली कांटेक्ट भी करें। वो बगैर कांटेक्ट के भी क्लूजन कर सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है देखें इसकी। ऐसा कहाँ पर होता है? चार्जेस में होता है, मैग्नेट्स के केस में हो सकता है। अब देखें, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, इसको मैं थोड़ा सा भी फॉरवर्ड मूव कराऊंगा तो ये रेपेल हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में फील्ड और वो फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है। तो ये भी क्लूजन है। लाजमी नहीं है कि ये जुड़ेंगे, फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे तो फिर ट्रांसफ़र होगी एनर्जी, मोमेंटम। यही काम मैग्नेट्स में भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्थ है, साउथ है, तो आप एक मैग्नेट को करीब करेंगे तो दूसरा मैग्नेट आगे चला जाएगा। सो ये काम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। सो क्लूजन जो है वो कितनी तरह की है। एक बात तो क्लियर होगी कि दोनों बॉडीज़ का फिज़िकल कांटेक्ट लाजमी नहीं है, उसके बगैर भी क्लूजन हो सकती है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि फिज़िकल कांटेक्ट इज़ नेसेसरी या फिज़िकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। या फिर कहता है कि मे और मे नॉट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो इसका सिंपल एक ही आंसर है कि फिज़िकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। क्लूजन की टाइप्स क्या हैं? क्लूजन दो तरह की है। एक आपके पास इलास्टिक क्लूजन है, जबकि दूसरी आपके पास इनइलास्टिक क्लूजन है, ठीक है। इलास्टिक क्लूजन में क्या होगा हमारे पास? इलास्टिक क्लूजन में हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। बेसिकली हम इसी पॉइंट से जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इनइलास्टिक में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, कि काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक क्लूजन में और इनइलास्टिक क्लूजन में दोनों में मोमेंटम भी कंजर्व होता है। ये पॉइंट लिख नहीं रहा, बोल देता हूँ, क्योंकि दोनों में जो है। फिर इलास्टिक क्लूजन में और इनइलास्टिक में टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहती है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। काइनेटिक एनर्जी का फ़र्क होगा। काइनेटिक एनर्जी की बेस भी दोनों को हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके अलावा जो इलास्टिक क्लूजन में और क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो पॉइंट्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। जैसे इलास्टिक क्लूजन जो है वो याद रखें कि इसमें जो इलास्टिक क्लूजन है ये हार्ड बॉडीज़ के बीच में होगी। फिर इलास्टिक क्लूजन आइडियल गैसेस में हो सकती है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। इलास्टिक क्लूजन में फिर और क्या होगा? बॉडीज़ जो होती हैं वो क्लूजन के बाद सेपरेट हो जाती हैं, ये याद रखें। बॉडीज़ क्लूजन के बाद सेपरेट होंगी, स्टिक टुगेदर नहीं करेंगी, इंटैक्ट नहीं रहेंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इलास्टिक क्लूजन में देखें और क्या चीज़ें हो सकती हैं। इलास्टिक क्लूजन में हार्ड बॉडीज़ के दरमियान में होगी, ठीक है। आइडियल गैस के केस में होगी। बॉडीज़ क्लूजन के बाद सेपरेट होंगी। उसके बाद ये याद रखें, फोर्स एक्ट क्विकली। फोर्स का जो ट्रांसफ़र है या फोर्स जो इनमें अप्लाई होती है वो बड़ी क्विकली इस पर अप्लाई होगी, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ये जो पॉइंट्स है ये बेसिकली किसके? ये इलास्टिक क्लूजन के। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लें कि टेम्परेरी डिफॉर्मेशन आ सकती है। टेम्परेरी डिफॉर्मेशन बॉडी में आ सकती है, लेकिन वो बाद में रिकवर हो जाती है, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगी, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू डिफॉर्म द मटेरियल,
इसलिए हम कहते हैं कि इसमें टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये पॉइंट्स कोई भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में। जैसे वो ये कहता है जी कि हार्ड बॉडीज़ में कौन सी कुलियन होती है, तो आप कहेंगे इलास्टिक होती है। ऑप्शन आ सकते हैं इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये है कि टेम्परेरी डिफॉर्मेशन किस में होती है, फिर वही 3 ऑप्शन है। तो ये पॉइंट्स जो है ना ये याद रखने वाले हैं, ये ऑप्शन में आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनइलास्टिक में। इनइलास्टिक में क्या होगा, ये याद रखें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से लेस होगी, ठीक है। बॉडीज जो होती हैं वो स्टिक टुगेदर कर जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। आमतौर पे जो कॉमन वेलोसिटी के क्वेश्चन है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन वेलोसिटी, वो हम इसी में करते हैं। बॉडीज जो है वो स्टिक टुगेदर हो जाएंगी, ये इनइलास्टिक की पहचान, ठीक है। बल्कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक में आ जाएगा, इनइलास्टिक भी नहीं, वो मैं आगे जाके फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ इसे। और इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन का भी चांस है, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो जाती है। तो ये वो पॉइंट्स थे या वो डिफरेंसेस थे जो दोनों में की पॉइंट्स हैं, तो मेन डिफरेंसेस हैं कि बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाए कुलियन के बाद, तो वो कौन सी कुलियन होगी, इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक में ये मैं डिस्कस भी करूँ। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो दोनों में डिफरेंस भी करते हैं, और इन पॉइंट्स की बेस पे आप एमसीक्यूज का आंसर भी दे सकते हैं। इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे आप, ठीक है। अब देखें, क्योंकि हम पढ़ेंगे इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन, फर्दर ये भी याद रखें कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं हेड ऑन कुलियन में और ऑब्लिक कुलियन में। हेड ऑन कुलियन जो है ये बेसिकली आ जाती है 1 डायमेंशन में, और यही हमारे सिलेबस में भी है। ऑब्लिक भी है जिसको आप 2 डायमेंशन कह रहे हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कॉम्पटन इफेक्ट में जाकर डिस्कस करेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट, इलास्टिक कुलियन इज 2 डायमेंशन, वो कॉम्पटन इफेक्ट में आती है। हेड ऑन कुलियन जो है ये बेसिकली 1 डायमेंशन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि ये इनके जो सेंटर्स हैं, जैसे कि इसका सेंटर और इसका सेंटर, वो एक लाइन में होते हैं। ये जब इसको हिट करेगा तो सेंटर के साथ एक लाइन में रहेंगे, टकराने के बाद भी फिर ये एक लाइन में रहते हैं, ये लाइन नहीं चेंज करेंगे। ये हेड ऑन कुलियन है। ऑब्लिक कुलियन में जैसे कि ये एक लाइन है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो जब ये इसको हिट करेगा ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा हिट होने के बाद। तो ये बेसिकली सेंटर मैच नहीं कर रहे, तो ये हेड ऑन कुलियन नहीं है। तो फिलहाल तो हम हेड ऑन कुलियन को डिस्कस करेंगे, बाकी 2 डायमेंशन जो है ऑब्लिक कुलियन है, वो कॉम्पटन इफेक्ट है, वो हम फिर कॉम्पटन इफेक्ट में डिस्कस करते होते हैं, ठीक है। तो ये हेड ऑन कुलियन की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं जी हेड ऑन कुलियन के ऊपर, यानी 1 डायमेंशन के ऊपर। इलास्टिक कुलियन इन 1 डायमेंशन। देखिए ये इलास्टिक कुलियन में ना 2 लॉ अप्लाई होते हैं, कर सकते हैं। वो 2 लॉ कौन से अप्लाई करते हैं? एक तो हम कहते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा हम कहते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सो ये अब डेरिवेशन नहीं करेंगे आप इसके अंदर, क्योंकि वो फिर एंटी टेस्ट का लेक्चर नहीं रहेगा। इसमें डेरिवेशन जब हम करते हैं तो फिर वो नॉर्मल एफएससी का लेक्चर बन जाता है, तो लिहाजा एंटी टेस्ट में डेरिवेशन तो पूछी नहीं जाती। डेरिवेशन के एंड रिजल्ट्स में दरमियान में कोई ऐसा फार्मूला आ गया जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे डेरिवेशन करते हुए एक फार्मूला आ जाता है जो कि इस टॉपिक का हिस्सा भी है, सिलेबस का हिस्सा भी है। स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिसेशन कह लें या स्पीड ऑफ सेपरेशन कह लें। ठीक है, ये बराबर होती क्या होती है जी स्पीड ऑफ अप्रोच?
मैं देखें यार डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कि फर्ज करें कि कुलियन से पहले वेलोसिटी इसकी v1, इसकी वेलोसिटी v2 बिफोर कुलियन, एंड आफ्टर कुलियन इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम, ये आफ्टर कुलियन है। ठीक है, स्पीड ऑफ अप्रोच ये है कि ये कितनी स्पीड से इसको अप्रोच करेगा। अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है, तो डायरेक्शन सेम हो तो आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी हम माइनस करते हैं, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो प्लस करते हैं। फर्ज करें कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फिर बीच में प्लस कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, और कुलियन तभी पॉसिबल होगी जब v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगा जी, v1 बड़ी वाली वैल्यू पहले लिख लें, v1 माइनस v2, और स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगा। अब बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हिट होने के बाद ये फास्ट हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। तो दिस इज स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इसको स्पीड ऑफ अप्रोच कहेंगे, इसको स्पीड ऑफ सेपरेशन कहेंगे। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप ये देखते हैं कि यहां से माइनस उसने कॉमन किया हुआ होगा। ठीक है, जब माइनस कॉमन करेगा तो फिर ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, तो यूं भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नहीं, अब नेगेटिव साइन आ गया, ये शो करता है स्पीड ऑफ सेपरेशन को। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि नेगेटिव साइन इसमें क्या शो कर रहा है, तो ये स्पीड ऑफ सेपरेशन को शो करेगा, यानी कि जिस स्पीड से ये पहले करीब आ रहे थे उसी स्पीड से अब ये दूर होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये लेट्स से कि ये 50 है, ये 30 है, स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा 20। टकराने के बाद हो सकता है कि ये आपके पास इंक्रीज होके 40 हो गया और ये डिक्रीज होके 20 हो गया, तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है, अब भी 20 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होगा किसके, स्पीड ऑफ सेपरेशन के। सो ये आपने माइंड में रखना है कि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन बराबर होते हैं इलास्टिक कुलियन में। लेकिन ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसी को अगर मैं यूं लिख लूं, इस पर आप जरा गौर करेंगे, यहां से मैं आपको केसेस बताऊंगा कि इलास्टिक कब है, इलास्टिक कब है, और ये भी सिलेबस का हिस्सा है। स्पीड ऑफ अप्रोच किसके इक्वल है, देखें, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये आ गया ना फॉर्मूला। अब स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है जी, v1 माइनस v2, स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या है जी, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखें मैं इसको उठा के उधर ले जाऊं, ये अप्रोच को मैं उधर ले जाऊं, तो ये रेशो यूं बनेगी, स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, यहां पे आ जाएगा, इसको आप ई कहते हैं। अब वो कह रही है ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बिल्कुल है ये, क्योंकि इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या सिलेबस से बाहर हो जाएगा ये तो पॉसिबल नहीं है। इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये एक रेशो बन जाएगी, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सम टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होकर पढ़ा रहे होते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो लिंक कर सकती हैं वो बतानी चाहिए। जब वो टेस्ट में इंटी टेस्ट में आ जाती हैं तो फिर हम अगले साल उसको अपने लेक्चर में ऐड करना शुरू कर देते हैं जी कि ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो पॉसिबल है ये क्वेश्चन आ जाए। क्या है कि जी अप्रोच को उधर ले जाए तो ये एक रेशो बन जाती है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहेंगे इसे हम। ये इन दोनों की क्या होती है, रेशो होती है। अब यहां से याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। देखें, अगर ई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आएगी, वो तभी आएगी कि ये स्पीड ऑफ अप्रोच, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन ये दोनों बराबर होंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे तो वो कौन सी कुलियन होगी, तो वो अंडरस्टूड है कि वो इलास्टिक कुलियन होगी अगर ये इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और अगर फर्ज करें
कि स्पीड ऑफ, ये एमसीक्यू आ सकता है कि स्पीड ऑफ सेपरेशन अगर स्पीड ऑफ अप्रोच से कम होगी तो कौन सी कुलियन होगी। जब स्पीड ऑफ सेपरेशन स्पीड ऑफ अप्रोच से कम होगी यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, वो लेस देन 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आंसर क्या आ सकता है, तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है बट 1 से लेस है, इसको आप कौन सी कुलियन कहेंगे, ये इनइलास्टिक कुलियन है, ये इनइलास्टिक कुलियन होगी, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यू का हिस्सा बन सकता है, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, मैं इसी से बता रहा हूँ, कहीं सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे, स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन से ही बात कर रहा हूँ सारी, ठीक है। ये इनइलास्टिक कुलियन हो जाएगी हमारे पास, और ये इस दौरान क्या होगा कि स्पीड ऑफ सेपरेशन लेस देन स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच से लेस होगा। अब एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, फर्ज करें कि बॉडीज जो है वो कुलियन के बाद आफ्टर कुलियन स्टिक टुगेदर हो गई हैं, यानी कॉमन वेलोसिटी का लफ्ज आ जाए, स्टिक टुगेदर होने के बाद कॉमन वेलोसिटी हो जाती है ना दोनों बॉडीज की, या फिर स्टिक टुगेदर लिखा हुआ हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई मिलता जुलता लफ्ज आ जाए जिसमें यह शो रहा हो कि वो कंबाइन हो गए हैं, ठीक है। कंबाइन होने से क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी एक हो जाएगी, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम, ये बराबर हो गए, इसको बेशक v प्राइम कह दें। जब ये बराबर हो गए तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर ये कैंसिल हो गए तो फिर ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए, e की वैल्यू 0, इसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये इसके मेन की पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बीच में जो आफ्टर कुलियन जो वेलोसिटीज होती है, इसको v1 प्राइम कहते हैं, v2 प्राइम कहते हैं, वो किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे और किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसके स्पेशल केसेस भी हैं, वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं एक तरीका बताऊंगा कि आप फार्मूला याद कर लें, सिर्फ एक फार्मूला याद कर लें, बाकी वैल्यूज़ आप उसमें पुट करेंगे, जैसा केस गिवन होगा वैसा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आप उन केसेस को याद रखते हैं तो फिर उसमें गलती का भी चांस होता है, तो फार्मूला आपको बता दूंगा, उससे आपके आंसर निकल आते हैं। तो देखते हैं बाकी इसके एमसीक्यूज क्या बनते हैं। जी, हम लोग टॉपिक पढ़े थे कुलियन का, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कुछ इसकी कंडीशंस भी बताई थी और मैंने कहा था कि इसमें कौन से लॉ जो अप्लाई हो सकते हैं। कुलियन की 2 टाइप्स की थी, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि एमसीक्यूज कितनी तरह के बन सकते हैं। असल में जो एंट्री टेस्ट होता है वो तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि हमें एमसीक्यूज पता चल रहे हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो एक देखें, जैसे ये एमसीक्यू, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हेड ऑन इलास्टिक कुलियन, ठीक है। तो हेड ऑन इलास्टिक कुलियन में इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है, और आपको इसमें सारे ठीक लग रहे होंगे। देखिए, मोमेंटम इज कंजर्व थ्रू आउट द कुलियन ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कुलियन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द कुलियन। सी में कहता है स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच, और डी में कहता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब आप बताएं इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। वो तकरीबन सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन जब हम इलास्टिक कुलियन की डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पे उसमें प्रूफ भी आ जाता है, वहाँ पे हम इसका प्रूफ भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लग तो यही रहा है कि डेल्टा आंसर है, लेकिन इसमें कोई है पॉइंट ऐसा जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखें, मोमेंटम कंजर्व होता है थ्रू आउट द कुलियन। थ्रू आउट द कुलियन का मतलब ये है कि फर्ज करें कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 और एक m2 है, ठीक है। m1 और m2 आपस में क्या करते हैं, हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब इनका टकराव होगा तो इसके बीच में यहाँ पे लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। लेकिन जब इसकी कुलियन होगी तो कुलियन होने के बाद लेट्स से कि ये आपस में कंबाइन हुए, थोड़ा सा ये डीफॉर्म भी होंगे। जब ये थोड़ा सा डीफॉर्म होंगे ना, उस वक्त लॉ ऑफ मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाएगी इसको डीफॉर्म करने में। और अगर ये डिफॉर्मेशन टेम्परेरी है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हुई है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी याद रखें थ्रू आउट द कुलियन जो है वो कंजर्व नहीं होती। हाँ, जब ये सेपरेट हो जाएंगे, दोनों दोबारा से सेपरेट होंगे, एक m1 और एक m2, तो फिर काइनेटिक एनर्जी दोबारा कंजर्व हो जाएगी। लेकिन बीच में जब ये डीफॉर्म हुए थे ड्यूरिंग द कुलियन, उस दौरान इनकी काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी सी चेंज आई है, लेकिन मोमेंटम बहरहाल फिर भी कंजर्व रहा इसके अंदर, ठीक है।
वो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज हुई है? क्योंकि वो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी इसको डीफॉर्म करने में इस्तेमाल हुई, फिर बाद में वो रिकवर भी हो गई, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज आया। तो अगर हम मोमेंटम का और टाइम का ग्राफ बनाएं ड्यूरिंग द कोलिजन, तो मोमेंटम का और टाइम का ग्राफ तो यूँ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी का और टाइम का ग्राफ बनाएं तो ड्यूरिंग द कोलिजन पहले काइनेटिक एनर्जी सेम रही और थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी कम हुई, फिर दोबारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, फिर सेम हो गई। तो आप देखिए दोनों के ग्राफ में डिफरेंस आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द कोलिजन कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। यूं लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं होगी थ्रू आउट द कोलिजन, जबकि मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बाकी ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिक कोलिजन में स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये याद रखें कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो जो रेशो होती है अप्रोच की और सेपरेशन की वो इज इक्वल टू 1 आती है, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन के पॉइंट्स में एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, इसको सुन लें, ठीक है, लिख लें इसको। वो पॉइंट्स क्या हैं कि मोमेंटम कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड बिफोर, सॉरी यूं कह लें कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लेकिन थ्रू आउट द कोलिजन वो कंजर्व नहीं रहेगी। जबकि जो स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन, जिसकी रेशो को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो 1 के इक्वल रहेगा, इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्लियर हो गया जी? सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, वो बीटा है, क्योंकि लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह ये होता तो ये ठीक होता। बाकी ग्राफ भी मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं जी नेक्स्ट इसका एमसीक्यू देखें क्या है, ठीक है। हाँ, इसमें देखें व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, बाज़ का तो ऐसे होता है कि जो दो बॉडीज़ होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, कोलाइड कर जाती हैं, ठीक है। तो उस वक़्त जो है वो क्या ऑप्शन हो सकती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो सकता है, वो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो जब दो बॉडीज़ आपस में स्टिक टुगेदर हो जाएंगी तो पॉसिबल ऑप्शन क्या है, E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 1, E इज ग्रेटर देन 1, E इज लेस देन 1। जी, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखें स्टिक टुगेदर होने का मतलब क्या है कि पहले ये दो बॉडीज थी m1 और m2, इनकी वेलोसिटी थी u1 u2, टकराने के बाद ये कंबाइन हो गई, मैस एक ही हो गया, लेट से कैपिटल M कह देते हैं, और वेलोसिटी जो है उसको आप v कह दें, ठीक है। अब वो जो वेलोसिटी इसकी होती थी पहले कि जी स्पीड ऑफ अप्रोच, इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, तो क्या होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या आता है, v2 माइनस v1, स्पीड ऑफ अप्रोच क्या आता है, u1 माइनस u2। जब ये स्टिक टुगेदर हो जाएंगी तो ये वेलोसिटी जो देगी कॉमन वेलोसिटी बन जाएगी और v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जब ये v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो याद रखें जब बॉडी स्टिक टुगेदर कर जाएं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, जिसको आप स्पीड ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब आप वैल्यू पुट करेंगे बल्कि कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो e की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगी इसकी, ए अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो फिर ऑप्शंस क्या होंगी इसकी, देखें स्पीड ऑफ सेपरेशन is greater than speed of approach, और next है speed of separation is less than speed of approach. Next, speed of separation is equal to स्पीड ऑफ अप्रोच। नेक्स्ट डेल्टा ऑप्शन में देखेंगे स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। जी, अब आप देखें हमें कैसे पता चलता है कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ठीक है। इसके लिए आप E की वैल्यू को देखते हैं हमेशा, और E की वैल्यू जो है वो ऊपर टॉप पे क्या आता है हमारे पास, स्पीड ऑफ सेपरेशन आता है, और नीचे हम लिखते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच,
ठीक है, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो डिसाइड करेगा कि कोलिजन किस किस्म की है। ठीक है, अगर ई की वैल्यूज हमारे पास 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो फिर परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, वो इनइलास्टिक होगा। तो ये जो ऑप्शन है कि स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो स्पीड ऑफ अप्रोच, ऑप्शन ए तो नहीं होगा ना, बीटा ऑप्शन हो सकता है, स्पीड ऑफ सेपरेशन इज लेस देन द स्पीड ऑफ अप्रोच, लेकिन ये दो चीज़ें कवर करता है, ये इनइलास्टिक को भी कवर करता है और परफेक्टली इनइलास्टिक को भी कवर कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है परफेक्टली इनइलास्टिक की बात हो रही है, उसके लिए फिर कंफर्म है कि ई 0 होना चाहिए, और ई 0 होने की एक ही सूरत हो सकती है इसके अंदर कि स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 होना चाहिए। जब स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 होगा तो ई 0 होगा। ठीक है, उस वाले से आंसर देखें तो क्या आंसर बनता है, डेल्टा आंसर बनता है। बीटा जो है वो कंफर्म नहीं बनता, उसकी वजह ये कि स्पीड ऑफ सेपरेशन लेस देन स्पीड ऑफ अप्रोच तो होता है, लेकिन वो परफेक्टली इनइलास्टिक में कवर नहीं होगा। इनइलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है, वो दो चीज़ों में आ रहा होता है। देखिए स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 हो जाए तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कंफर्म हो जाता है, इसलिए बेस्ट आंसर देखें तो वो डेल्टा आंसर बनते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी ट्रिकी है। उसकी वजह ये है कि इसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स, जब मैं क्वेश्चन क्लास में करवाता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या ट्रिक है वो आप इसमें देखेंगे कि अ बॉडी ऑफ अ मैस m1 कोलाइड्स इलास्टिकली विद अदर मैस m2। एक मैस m1 है वो कोलाइड कर रहा है किसके साथ, m2 के साथ। ठीक है, एट रेस्ट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी m1 का कब मैक्सिमम होगा? ऑप्शन देखें, m1 इज लेस देन m2, वो जो केसेस कहते हैं जी कि लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद द हैवियर बॉडी, m1 is greater than m2, m1 is equal to m2, same for all values of m1 and m2। ठीक है जी, क्लियर हो गई? ये इसके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन पे रिपीट करूं, अ बॉडी ऑफ अ मैस m1 मैस है, कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर मैस m2, और वो क्या है, रेस्ट पे है। किस केस में m1 और m2 का क्या रिलेशन होना चाहिए कि m1 का जो लॉस है वो मैक्सिमम हो? ठीक है, फॉर एग्जांपल आमतौर पे बच्चे इसको पहले को केस को करते हैं जी कि उसका मैस m1 होगा, बहुत लाइटर है, उसका लॉस भी मैक्सिमम होगा। ज़्यादातर बच्चे इसको करते हैं एक को। ठीक है, सो इसके लिए डेल्टा ऑप्शन है सेम फॉर ऑल वैल्यू। सम टाइम यूँ भी लिखा हुआ होता है डेल्टा ऑप्शन, बल्कि जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होती है कि वो ये लिख देता है कि दी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो कंजर्व ही रहेगी। इसमें इस तरह से ऑप्शन भी हो सकता है, मतलब ये कि m1 की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी। ठीक है, तो या तो बच्चे फिर इस डेल्टा ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, वो कहते हैं इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ तो है इसके अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं समझते। वो पूछते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की बात नहीं कर रहा, वो सिस्टम की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1, वो m1 की बात कर रहे हैं। तो m1 अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर तो करेंगे। ठीक है, तो किस केस में ज़्यादा होगा लॉस? m1 ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए में देखें, ये एक लाइटर बॉडी जो है ये हिट करेगी हैवियर बॉडी को, तो क्या ये रेस्ट पे आएगी, बल्कि ये टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी। तो इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी सेम रहेगी, नो लॉस, जीरो लॉस है बल्कि। दूसरा देखें पार्ट बी में, m1 इज ग्रेटर हैवियर, लाइटर को हिट कर रहा है। ठीक है, सेकंड जो केस है, जैसे कि ये है m1 कहने से ये इसको हिट करेगा, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्योंकि हैवी बॉडी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी अभी भी उतनी है, इसका कोई लॉस नहीं होगा, जीरो लॉस होगा। ठीक है, अब तीसरा केस देखें, तो तीसरा केस इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा जब मैसेज इक्वल होते हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं। फर्ज करें कि m1 मूव कर रहे हैं और ये टकराता है m2 के साथ, और m2 जो है वो रेस्ट पे भी है, और मैसेज दोनों के इक्वल है, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। फर्ज करें कि इसकी वेलोसिटी 100 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी 100 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, तो फिर तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। सो m1 का काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब दोनों मैसेज इक्वल होंगे।
m1 जो है वो टकराने के बाद बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब है सारी की सारी एनर्जी वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ जी, चार्ली इसका राइट आंसर है। ये क्यों नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होती है, m1 की काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व हो सकती है, ठीक है। सो ये इसका सी आंसर होगा, चार्ली इज द राइट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा देखिए, टू मैसेज हैं MA MB मूविंग विद वेलोसिटीज VA BB, इनकी वेलोसिटीज भी गिवन है VA BB, ठीक है। मैसेज है MA और MB इन ऑपोजिट डायरेक्शन कोलाइड इलास्टिकली आफ्टर कोलिजन MA एंड MB मूव विद वेलोसिटी VB एंड VA। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होगी, VB और VA हो गई रेस्पेक्टिवली। देन द रेशो ऑफ देयर मैसेज MA और MB की रेशो क्या होगी। तो वो आपने स्पेशल केसेस देखे हैं इसके, वो स्पेशल केसेस क्या है कि जब वेलोसिटीज, जब मैसेज इक्वल हो, जब मैसेज इक्वल हो तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। जब वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, रहेंगी तो सेम ही ना, ठीक है। तो फिर मैसेज की रेशो क्या आएगी हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटीज क्या होगी, इंटरचेंज होगी, तो मैसेज की रेशो क्या होनी चाहिए। कब पॉसिबल होता है, जब मैसेज दोनों इक्वल हो। तो फिर इसका मतलब क्या होगा जी, MA इज इक्वल डिवाइडेड बाय MB, ये मैसेज इक्वल होंगे तो वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ए वेलोसिटी A और B बाद में B और A होगी, वेलोसिटीज होगी इंटरचेंज, वो तभी पॉसिबल है जब मैसेज इक्वल हो। इसका मतलब ये दोनों मैसेज इक्वल हैं, तो लिहाजा इनकी रेशो क्या आई होगी, 1 आई होगी। सो अल्फा इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि कोलिजन में से क्वेश्चन क्या बन सकता है मजीद। देखें कोलिजन में ही बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि V1 प्राइम और V2 प्राइम का पूछा जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि V1 प्राइम और V2 प्राइम दे के तो वो V1 और V2 का पूछ लें, और ये भी पॉसिबल है कि वो जो मैसेज होते हैं M1 और M2 जो कोलाइड करते हैं वो उनका भी पूछ सकते हैं हमसे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कहते हैं बॉडी ऑफ अ मैस 4 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अदर मैस एट रेस्ट। एक मैस है 4 kg, यानी कि M1 आपको गिवन है 4 kg। जो डाटा गिवन है वो लिख लेना बेहतर होता है, और दूसरा मैस जो M2 है वो आपने फाइंड करना होगा, और वो रेस्ट पे भी है, ठीक है। और V1 आपको गिवन है, लेट से जो भी गिवन है उसको V कहते हैं। A body of a mass 4 kg makes an elastic collision with other mass at rest। एक मैस है 4 kg, वो एक दूसरे मैस के साथ टकराता है, वो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। एंड कंटिन्यूज टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन। टकराने के बाद जो है वो M1 मूव कर रहा है, लेट से कि उसकी वेलोसिटी V है, तो फिर टकराने के बाद वाली वेलोसिटी क्या होगी, V1 प्राइम, और वो कहता है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, और वो क्या है, हाफ B है ओरिजिनल वैल्यू के। मैस ऑफ द सेकंड बॉडी बताना है आपने, ठीक है। तो आप V1 प्राइम लगा ले। V1 प्राइम क्या होता है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखें साथ में इसके यहाँ पे V1 भी लिखेंगे आप, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप सिर्फ V1 प्राइम को याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपने दोनों को याद रखा तो फिर क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि साइन इनके मिक्स हो जाते हैं। और मैंने भी यही किया हुआ कि एक को याद रखा हुआ, और एक हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक याद रख लें, दूसरा कैसे बनेगा, सब्स्टिट्यूट चेंज कर दें, M1 को M2 कर दें और M2 को M1 कर दें। देखें जैसे ये लिखा है ना M1 माइनस M2, तो आप इसको कर दें M2 माइनस M1, और V1 लिखा हुआ है तो आप इसको कर दें V2, और वो जो लिखा हुआ है 2M2 V2 वो हो जाएगा 2M1 V1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखें सेकेंड बॉडी क्योंकि रेस्ट पे थी, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब आप आए देखें V1 प्राइम के हाफ है, M1 मैस कितना है, 4 माइनस M2, 4 प्लस M2 इनटू V1 की जगह V लिख लें, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वेलोसिटी क्या थी, V थी, और बाद में क्या हुई थी, उसका हाफ हो गई थी। अब आप इसमें से V को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा 8, 2M2, M2 और M2 ऐड कर लें देंगे, ये आ जाएगा 3M2, 8 में से 4 निकाल लें, ये 4 आ गया, तो ये M2 आपके पास आ जाएगा 4/3, दैट इज 1.33, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सो आंसर विल बी 1.33 kg, तो बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि आप इन फॉर्मूले में से ना 4 चीज़ें निकाल सकते हैं, बल्कि ज़्यादा भी, 6 चीज़ें हैं इसके अंदर। V1 और V2 बिफोर कोलिजन ये पूछी जा सकती हैं, V1 प्राइम V2 प्राइम आफ्टर कोलिजन पूछी जा सकती हैं,
और मैसेज पूछे जा सकते हैं M1 और M2, ठीक है। तो इनके लिए जो है ना, ये आपने दो फॉर्मूले हैं याद रखने के लिए। आप एक याद रखेंगे, V1 प्राइम वाला याद रख लें, V2 प्राइम वाला आप बना लेंगे बड़ी आसानी से। दोनों याद रखेंगे फिर मिस्टेक होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली स्पेशल केसेस में से है। स्पेशल केसेस क्या है, जैसे कि कोई हैवियर बॉडी लाइटर बॉडी को हिट करती है या कोई लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी को हिट करती है, तो आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पेशल केसेस को याद कर लेते हैं। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो ये है कि वो बड़े सिंपल से केसेस है, अभी आपके सामने मैं ड्रॉ भी करूँगा। दूसरा ये है कि फॉर्मूले से आप कर लें ना, उसको फॉर्मूला याद रखें, बस वो V1 प्राइम वाला एक फॉर्मूला याद रखें, खुद ही सॉल्व हो जाएगा ये। देखें, when a lighter body collides with a heavier body at rest, then the velocity of the lighter body will be, क्या होगी लाइटर बॉडी की वेलोसिटी। तो बड़ा सिंपल केस है कि एक लाइटर बॉडी एक हैवियर बॉडी को हिट करती है। अब आप खुद सोचें कि ये जो हैवियर बॉडी ये इतना हेल्दी है, इतना हैवी है कि इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये इसको हिट भी कर ले, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वहीं पे रहेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा, लाइटर बॉडी को फ़र्क पड़ेगा। वो टकरा के उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो गया था, जिस रफ्तार से वो गया था, उसी स्पीड से वापस आना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो बहुत हैवी है, उससे इफेक्ट नहीं होता। सो कॉमनली अगर आप देखें, वैसे भी ऑब्जर्वेशन यही बता रही है कि अगर ये V1 होगा तो टकराने के बाद ये V1 प्राइम होकर वापस आ जाएगा, और इसकी वेलोसिटी अगर पहले 0 थी तो बाद में भी क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट केस है। ऑप्शन क्या हो सकते हैं, सिंपली जारी बात है कि एक वो कहते रही कि अगर तो V1 गिवन है आपको, सपोज के V1 गिवन है आपको, ठीक है, 10 गिवन है, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन 10 मीटर पर सेकंड, ये -10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, -20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जाहिर बात है कि सिर्फ साइन चेंज हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। और अगर V2 प्राइम पूछता है तो वो पहले भी रेस्ट पे थी और बाद में भी क्या रहेगी, वो रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं इसका। जी अब नेक्स्ट देखिए, ये भी एक स्पेशल केस में से देखें। कहते हैं व्हेन अ हेवियर बॉडी कोलाइड्स विद द लाइटर बॉडी एट रेस्ट देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉडी विल बी। फर्ज करिए कि ये आपके पास ना एक हैवियर बॉडी है, ठीक है, और इसका मैस अगर आपको गिवन, हैवियर बॉडी का मैस अगर आप M1 कह दें, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी V1 है, ये हिट करते हैं एक लाइटर बॉडी का, उसका मैस M2 है और उसकी वेलोसिटी V2, ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, देखें ये मैस बहुत ज़्यादा है, हैवी मैस, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता अगर ये इसको हिट भी कर ले। ये जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलता रहेगा, तो आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। बट इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, टकराने के बाद V2 क्योंकि 0 था तो ये डबल हो जाएगी। किसका डबल हो जाएगी, M1 का डबल हो जाएगी, ये माइंड में रखें, ठीक है। अगर इसकी स्पीड 100 थी तो इसकी स्पीड 200 हो जाएगी, ये उसका डबल हो जाएगी, यानी V1 का डबल हो जाएगी और उसी राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। आप इसको फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि मैंने ना लाइटर बॉडी निकालनी थी स्पीड, तो लाइटर बॉडी का मैस आप याद रखें 0 लेंगे, ठीक है। और फार्मूला क्या है हमारे पास, V2 प्राइम M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 V2 प्लस 2M1 V1 M1 प्लस M2, ठीक हो गया। अब क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, V2 प्राइम आ जाएगा ये। अब M1 क्या है हमारे पास, उसको हैवियर है, उसको M1 रहने दें। M2 क्या है हमारे पास, लाइटर है, उसको 0 कर लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा V1, ये M1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया 2V1। इसका मतलब है कि स्पेशल केसेस को आप ना भी याद करें तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। जी स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें जो क्वेश्चन है इसमें की पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट्स जो ना वो मिस्टेक करते हैं, वो की पॉइंट क्या है देखें। अगर तो आप वो मिस्टेक करेंगे तो उस जैसा आंसर भी आपको इसमें मिलेगा, यानी गलत सॉल्व करेंगे तब भी आपको एक ऑप्शन मिलेगी इसके अंदर, तो आप उसको आमतौर पे स्टूडेंट कहते हैं कि जी आंसर तो आ गया, यही ठीक होगा इसमें। कहते हैं व्हेन टू बॉडीज हैविंग masses 20 kg and 10 kg मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इज अ की पॉइंट, टुवर्ड्स ईच अदर डायरेक्शन का आएगा पॉइंट इसमें। वैसे फॉर्मूला क्या लिखते हैं देखें, कहता है कि एंड वेलोसिटीज क्या है 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड, देन द वेलोसिटी ऑफ 20 kg, यानी 20 kg जो फर्स्ट मैस है उसकी वेलोसिटी बतानी, यानी कि V1 प्राइम बताना है। तो V1 प्राइम क्या होगा हमारे पास, M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2। अब आप देखें यहाँ बीच में प्लस,
अगर मैं प्लस का साइन लगाऊं और टुवर्ड्स ईच अदर को इग्नोर कर दूं, गलती से इग्नोर कर दूं, इसे पढ़ते हुए सवाल में मिस्टेक कर दूं, अगर सवाल को मैंने गौर से नहीं पढ़ा तो मेरा आंसर 1.33 आएगा। और अगर मैंने इस पॉइंट को शामिल किया, इसको मैंने गौर से देखा कि यार ये लफ्ज़ आ गया बीच में, की वर्ड है इसका, तो फिर मैं माइनस लगाऊंगा, क्योंकि मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन। m1 कितना है 20, m2 कितना है 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 इनटू v1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 कितना है जी सेकेंड मैथ्स 10, v2 कितना है जी हमारे पास 1। अब 1 नहीं आएगा, ये -1 आएगा, तुम यूँ ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो जब ये ऑपोजिट मूव करते हैं तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाते हैं, और जब ये यूँ सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर प्लस साइन होते, दोनों के प्लस होते हैं फिर, ठीक है। जब ये ऑपोजिट मूव करते हैं तो ये जो इस साइड वाला होगा इसके साथ माइनस होगा, फिर ये राइट वाला हमेशा हम पॉजिटिव ही ले रहे होते हैं, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा जी 20 प्लस 10। अब देखें ये सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये। तो अगर प्लस लगाएंगे तो 1.33 आएगा, ऑप्शन मौजूद है। माइनस का साइन लगाएंगे इस कीवर्ड को देखते हुए तो फिर आंसर 0 आएगा, तो 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। अल्फा इज द राइट आंसर। तो ये वो पॉसिबल केसेस थे जो हमने डिस्कस किए इसमें, ठीक है, जो मैक्सिमम हमें पता होता है कि यार इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा वीडियो से, तो आप इसको देखेंगे तो कोई भी इंटी टेस्ट का क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है जी। शुक्रिया।